सेना के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बवाल तब हुआ जब दोनों पार्टियों के उम्मीदवार एक ही चुनाव चिन्ह के लिए दावा करने लगे। थोड़ी देर बाद जब चुनाव चिन्ह का झगड़ा शांत हुआ तो पहले नामांकन कौन करेगा इसकी लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार में दोनों पार्टियां शामिल हैं, लेकिन चुनाव चिन्ह और नामांकन का झगड़ा इतना बढ़ा कि दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट शुरू हो गई। यही नहीं, बवाल बढ़ने पर एनसीपी और शिवसेना के कार्यकर्ता एक दूसरे पर प्लास्टिक की कुर्सियां फेंकने लगे। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, जबकि कुछ लोग दूर खड़े रहकर सिर्फ तमाशा देखते रहे। मारपीट के दौरान जब एक दूसरे पर कुर्सी फेंकने से बात नहीं बनी तो दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक बार फिर हाथापाई पर उतर आए। काफी देर तक वहां इसी तरह बवाल होता रहा। हालांकि बाद में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर लोगों ने शांत करा दिया। सौ बात की एक बात यह कि कुर्सी पाने की चाह जब सिर पर सवार हो जाती है तो अपना पराया कुछ नहीं दिखता। वैसे भी यह मानी हुई बात है कि चुनाव जितनी छोटी कुर्सी के लिए होता है उसमें दुश्मनी उतनी ही बड़ी हो जाती है। देश के गांवों में जमीन के बाद सबसे ज्यादा रंजिश पंचायत चुनाव की वजह से होती है। ये कड़वी सच्चाई है। पंच, सरपंच के उम्मीदवार और वोटर एक ही गांव के होते हैं। सब एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी वोट से पहले एक दूसरे को चोट पहुंचाने से बाज नहीं आते। भूल जाते हैं कि चुनाव बाद भी रहना तो सबको एक साथ ही है। अब जब इतनी मोटी सी बात समझ में नहीं आती तो फिर पार्टी, विचारधारा और गठबंधन से उनका क्या लेना देना। दिल्ली के चांदनी चौक में हनुमान मंदिर तोड़ने के विवाद में कांग्रेस भी कूद पड़ी और सड़कों पर उतर आई। इस मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पहले से ही जंग छिड़ी हुई है, जिसके बाद कांग्रेस भी इस सियासी घमासान का हिस्सा बन गई और उसके कार्यकर्ता चांदनी चौक में इकट्ठा हो गए। ये लोग उस ओर बढ़ने लगे जहां हनुमान मंदिर था, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। हालांकि मंदिर को फिर से उसी जगह बनाने की मांग करते हुए प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। यहाँ पर आप देखिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस उन्हें फिलहाल यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने हनुमान मंदिर गिराने के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया और दोनों पार्टियों के खिलाफ नारे लगाए। ये मुद्दा पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की सियासत का केंद्र बना हुआ है और बेहद संवेदनशील भी है। इसलिए चांदनी चौक में सुरक्षा कड़ी कर दी गई और जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू किया, पुलिस वाले एक्टिव हो गए। उन्होंने उन्हें रोकना शुरू कर दिया। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद पुलिस वाले एक प्रदर्शनकारी को जबरदस्ती वहां से हटाने लगे। पुलिस के अलर्ट पर होने की वजह से भले ही ये प्रदर्शन ज्यादा देर नहीं चला, लेकिन मंदिर विवाद पर कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार और बीजेपी को घेरने का एक भी मौका नहीं गंवाया। आप पार्टी और बीजेपी ने मिलकर इस मंदिर को तोड़ा है, ये एक सच्चाई है। हाई कोर्ट के आदेश पर चांदनी चौक में हनुमान मंदिर गिराए जाने के बाद दिल्ली सरकार और बीजेपी शासित उत्तरी दिल्ली नगर निगम के बीच पहले ही तलवारें खिंच चुकी हैं और कांग्रेस की एंट्री के बाद ये लड़ाई त्रिकोणीय हो गई। सौ बात की बात यह कि देश में विकास पर राजनीति और राजनीति में धार्मिक आस्था का त्रिकोण बन ही जाता है। चांदनी चौक को ट्रैफिक जैम से बचाने और दिल्ली के इस ऐतिहासिक इलाके को सजाने संवारने का प्रोजेक्ट भी अब उसी त्रिकोण में फंसता दिख रहा है। हैरानी सिर्फ इस बात पर है कि जब चांदनी चौक को सजाने संवारने का प्रोजेक्ट 2 साल पहले शुरू हुआ था, तब किसी राजनीतिक दल या संगठन का माथा क्यों नहीं ठनका। ये तो पहले से तय था कि चांदनी चौक की मुख्य सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जानी है। अभी जिस मंदिर को हटाने पर विवाद है वो तो सड़क के बीच में ही था। दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया से बाढ़ की चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां हुई तेज बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ आ गई। तेज बारिश और बाढ़ की वजह से 4 लोगों की जान चली गई, जबकि कई इलाकों का तो नक्शा ही बदल गया। बाढ़ से सबसे ज्यादा बर्बादी राजधानी सुक्रे में हुई, जहां सैलाब का पानी सड़कों पर नदियों की तरह बहने लगा। तेज लहरों को देख ऐसा लगा मानो वो पूरे शहर को अपने अंदर समेटकर उसे अपने साथ बहा ले जाएंगे। बादलों से बरसी आफत ने वहां काफी तबाही मचाई। लोगों के घर बार, गाड़ियां, सामान, सबको सैलाब ने तहस नहस कर दिया। इस मंजर को देख वहां के लोग खौफ से भर गए। सौ बात की एक बात यह कि कुदरत के इस कहर को हम लोगों ने ही फ्लैश फ्लड यानी पलक झपकते ही सैलाब का नाम दिया है। यह खतरा बोलिविया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। कुछ मिनट या घंटे भर की मूसलाधार बारिश के बाद इंसान, मकान, दुकान सब तहस नहस हो रहे। पहले भी जोरदार बारिश होती थी, लेकिन तब इतनी तबाही नहीं होती थी। अब हो रही है क्योंकि हम लोगों ने कुदरत के कहर का पूरा इंतजाम कर दिया।
धरती को कंक्रीट का जंगल बना डाला है, जिसकी वजह से पानी सोखने की जमीन की क्षमता खत्म होती जा रही है। शहरों में नदी नाले पाटने के बाद बारिश के पानी के बहने का रास्ता बंद है और प्रदूषण फैलाकर हम लोगों ने धरती का तापमान वैसे ही बढ़ा दिया। तापमान बढ़ेगा तो कुदरत अपने आप को ठंडा रखने के लिए बारिश कराएगी और ऐसे ही तबाही भी मचाएगी। यूपी एटीएस ने रोहिंग्या समुदाय से जुड़े मानव तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। न्यूज 18 के ऋषभ मणि की रिपोर्ट है कि एटीएस की टीम ने इस मामले में यूपी के कुछ जिलों समेत 3 राज्यों में छापेमारी की और म्यांमार के रहने वाले अजीजुल हक नाम के एक आरोपी को यूपी के खलीलाबाद से गिरफ्तार किया। यूपी एटीएस ने बताया कि रोहिंग्या समुदाय से जुड़ा अजीजुल हक अपनी मां, बहन और भाइयों के साथ भारत में अवैध तरीके से रह रहा था, जिसके पास से 2 भारतीय पासपोर्ट, 3 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड और बैंक की 5 पासबुक समेत कई दस्तावेज बरामद करने का दावा किया गया। इसके अलावा उसके बैंक खातों में आए पैसों की भी जांच एटीएस कर रही है, क्योंकि जांच टीम को शक है कि मामला टेरर फंडिंग से भी जुड़ा हो सकता है। एटीएस के अभी तक पड़ताल में साफ हुआ है कि इसी पासपोर्ट पर उसने 2 विदेश यात्राएं की हैं और अजीजुल हक के बैंक खातों में कई अन्य देशों से रकम भी आई है। बर्ड फ्लू की वजह से मध्य प्रदेश ने दक्षिण भारत से मुर्गों की खरीद पर रोक लगा दी। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए केरल समेत दक्षिण भारत के कुछ राज्यों से मुर्गियां खरीदने पर रोक लगा दी। 10 दिन के लिए हमने तय किया है कि जो मुर्गा मुर्गी आते हैं उस पर आने पर हम रोक लगाएंगे। खतरा बढ़ता जा रहा है, लिहाजा केंद्र सरकार ने भी इसे रोकने के लिए कमर कस ली। बर्ड फ्लू से निपटने के लिए केरल और हरियाणा के प्रभावित इलाकों में टीमें भी तैनात कर दी गईं। हर राज्य तैयार है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच सुबह सिडनी में खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5 बजे से होगा। इस मैच के लिए एक दिन पहले ही टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। रोहित शर्मा इस मैच में मयंक अग्रवाल की जगह खेलते नजर आएंगे। साथ ही इसी मुकाबले में नवदीप सैनी डेब्यू करेंगे। We just want to do well, starting from tomorrow, be in the moment and play some good cricket. So that's what we are just focusing on. गृह मंत्री अमित शाह रविवार को 2 दिन के दौरे पर मिजोरम जाएंगे। वहां वो म्यांमार बॉर्डर पर तैनात जवानों से भी मुलाकात करेंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक रिटायर्ड इंजीनियर ने कुछ बदमाशों पर घर में घुसकर लूटपाट करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि इन लोगों ने लूट के दौरान उन्हें मारा और फिर बंधक भी बना लिया। इनके घर में से जो इनका कैश है, कुछ ज्वेलरी है और इनके जो मोबाइल फोन्स हैं, उसको लेके चले गए हैं। पश्चिम बंगाल में शुक्रवार से कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की वर्चुअल शुरुआत होगी। ये फेस्टिवल 15 जनवरी तक चलेगा, जिसमें कई हस्तियां शामिल होंगी। राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने इस कार्यक्रम पर एक ट्वीट भी किया और शाहरुख खान के भी इसमें शामिल होने पर खुशी जताई। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ मध्य प्रदेश के सीहोर में कांग्रेस ने ट्रैक्टर रैली निकाली। इस रैली में कांग्रेस के कई नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए और इसकी अगुवाई पार्टी नेता दिग्विजय सिंह ने की, जो खुद एक ट्रैक्टर पर सवार हुए। उस ट्रैक्टर को कांग्रेस के ही एक नेता चला रहे थे। उनके पीछे ट्रैक्टरों की लंबी कतार थी, जिन पर बैठे कार्यकर्ताओं ने कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ खूब नारे भी लगाए। ये रैली कई इलाकों से होकर गुजरी। सभी जगहों पर पुलिस के जवान तैनात रहे ताकि इस रैली की वजह से ट्रैफिक पर कोई असर न पड़े। सौबात की एक बात है कि कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे संगठनों के साथ सरकार की 2 दिन बाद फिर से बातचीत होनी। शीतलहर और बारिश के बीच दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों को मनाने के लिए सरकार जुटी है, तो दूसरी ओर किसानों के आंदोलन को हवा देने में कांग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। चूंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों इस वक्त राजनीति से दूर हैं, ऐसे में यह खतरा भी कांग्रेस के नेताओं को सता रहा है कि कहीं आंदोलन के इस निर्णायक मोड़ पर वो पीछे न रह जाए। आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने की चेतावनी भी दे रखी है। इसीलिए कांग्रेस नेताओं ने ट्रैक्टर रैली निकालकर किसानों के साथ एकजुटता दिखाने की कोशिश की। ये रैली भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चुनावी इलाके से गुजरी, जो लगातार कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली में किस क्लास में स्कूल बैग का कितना वजन होगा, ये दिल्ली सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। न्यूज 18 के दीपक रावत की रिपोर्ट है कि स्कूल जाने वाले हर बच्चे के बैग का वजन पहले से ही तय होगा और सभी स्कूलों को स्कूल बैग के वजन की जानकारी स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगानी होगी, जिसके मुताबिक प्री प्राइमरी क्लास में बच्चों को बैग नहीं लाना होगा। वहीं पहली से लेकर 12वीं तक के लिए स्कूल बैग का वजन अलग अलग होगा। इसके अलावा हर कक्षा के लिए एक टाइम टेबल तैयार करना होगा ताकि बच्चों को हर रोज बहुत सारी किताबें स्कूल न लानी पड़े।
यह भी साफ किया गया कि सभी स्कूलों में सिर्फ SCERT और NCERT की ही किताबें पढ़ाई जाएंगी और उनकी संख्या भी तय होगी। ये दिशा निर्देश दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों पर लागू होगा। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी छोड़ते ही ईरान ने उन्हें जेल भिजवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उसने इंटरपोल से ट्रंप को गिरफ्तार करने की अपील की और इसके लिए एक रेड नोटिस फाइल किया। अपने सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के 1 साल बाद भी ईरान बदले की आग में जल रहा है। इसलिए वो राष्ट्रपति ट्रंप को सलाखों के पीछे सड़ते हुए देखना चाहता है, क्योंकि वो ट्रंप ही थे जिन्होंने कासिम सुलेमानी पर हमले के ऑर्डर पर दस्तखत किए थे। इसके लिए ईरान ने आखिरी दांव आजमाया है और कासिम सुलेमानी की हत्या के मामले में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी इंटरपोल से डोनाल्ड ट्रंप और उनके 47 अफसरों को गिरफ्तार करने की अपील की है। हालांकि पिछले साल जून में भी ईरान ने इंटरपोल से यही मांग की थी, जिसे उसने ठुकरा दिया था। इस बार भी इंटरपोल का जवाब ना में ही आने का अनुमान है, लेकिन फिर भी ईरान कोई मौका नहीं छोड़ रहा। पिछले साल 3 जनवरी को अमेरिका ने एक हवाई हमले में ईरान के फौजी कमांडर कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। तभी से ईरान अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बेचैन है। उसके कलेजे को ठंडक तब पड़ेगी जब वो खुद राष्ट्रपति ट्रंप को अपने फैसले का अंजाम भुगतता देखेगा। सौभाग्य की बात है कि इंटरपोल दुनिया के 194 देशों की पुलिस का संगठन है जो सदस्य देशों के अपराधियों को पकड़ने में मदद करता है। इंटरपोल के नियम कायदों के तहत किसी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री या सेना के अफसर अपराध के दायरे में नहीं आते। ये बात ईरान को भी मालूम है। करीब 6 महीने पहले इंटरपोल ने ईरान को यह बात बता भी दी थी। फिर भी ईरान ने ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसे अमेरिका के खिलाफ कूटनीतिक हमले के तौर पर ही देखा जा रहा है। अब अपने सैन्य कमांडर की हत्या को ईरान युद्ध अपराध साबित नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका ने युद्ध नहीं छेड़ा था। ऐसे में ईरान को अमेरिका के खिलाफ कूटनीतिक समर्थन हासिल करने का एक ही तरीका सूझा कि वो दुनिया के बाकी देशों को बताया कि उसके सैन्य कमांडर की हत्या अमेरिका ने कराई। किसान आंदोलन में कनाडा के नेता के शामिल होने पर विवाद हो गया। किसान आंदोलन में कनाडा के नेता रमनदीप बराड़ के शामिल होने पर विवाद हो गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर किसानों से मुलाकात का एक वीडियो शेयर किया और उनके आंदोलन का समर्थन किया। 73 साल का बापू है, देख लो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो तुसी जेडे हजे भी पिंडां 'च बैठे हैं आ जाओ। जिसके बाद बीजेपी ने इसे नियमों का उल्लंघन बताया और कड़े तेवर दिखाए। कनाडा को भारत जवाब देगा, उन्हें अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। जबकि आंदोलन करने वाले किसान इस बात से खुश दिखे कि कनाडा के एक नेता उनसे मिलने आए। बहुत अच्छा है भाई, साथ तो देना ही पड़ेगा ना सबको। सौरव गांगुली की अस्पताल से छुट्टी एक दिन टाल दी गई। अब वो सुबह घर जाएंगे। खबर है कि गांगुली ने खुद एक दिन और अस्पताल में रहने की इच्छा जताई थी। श्रीनगर एयरपोर्ट पर लगातार तीसरे दिन विमान नहीं उतरे। वहां लगातार हो रही भारी बर्फबारी की वजह से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में फिर बर्फबारी हुई, जिससे वहां मंदिर समेत कई घर बर्फ से ढक गए। मेजबान न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में पारी और 176 रन से हरा दिया। इसी के साथ उसने ये सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया। पाकिस्तान की इस हार के बाद मुख्य कोच मिसबाह उल हक को उनके पद से हटाया जा सकता है। कान पकड़ने का टाइम आ गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। बात यह है कि हम बहुत बुरी तरह हारे हैं। बीते 4 दिन से हो रही बर्फबारी की वजह से कश्मीर घाटी का देश के बाकी इलाकों से संपर्क कट गया। कई फीट बर्फ गिरने की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद करना पड़ा, जबकि श्रीनगर एयरपोर्ट से भी सभी उड़ानें रद्द करनी पड़ी। इन सब के बीच श्रीनगर से बर्फबारी के कहर की एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें भारी बर्फबारी की वजह से एक मकान ढह गया। बीते 4 दिन से हो रही बर्फबारी की वजह से उस मकान की छत पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी थी और लकड़ी का बना मकान बर्फ के वजन को नहीं उठा पाया। श्रीनगर के बाकी कुछ इलाकों से भी बर्फबारी की वजह से लोगों की दुकानों और मकानों को पहुंचे नुकसान की तस्वीरें सामने आई। इस बार श्रीनगर में रिकॉर्ड तोड़ बर्फ गिरी। सड़कों के किनारे कई गाड़ियां बर्फ में पूरी तरह दबी नजर आईं, जबकि कुछ गाड़ियों की केवल छतें ही दिखाई दी। इस वक्त लोग काफी मुश्किलात में हैं और सब कुछ ठप पड़ा हुआ है और इस वक्त अगर कुछ है कश्मीर में वो हर तरफ से बर्फ बर्फ और बर्फ। बर्फबारी की मार उन लोगों पर भी पड़ी जो डल झील में हाउस बोट या नावों के जरिए अपना गुजारा करते हैं। तापमान गिरने की वजह से झील का पानी भी जमना शुरू हो गया और कुछ नाव वाले जमी हुई झील को तोड़कर आगे बढ़ते नजर आए। लोगों की मुश्किलें कम करने के लिए श्रीनगर की नगर पालिका ने रास्तों से बर्फ को हटाने का काम शुरू किया, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर से बर्फ गिरनी शुरू हो गई
और वो बर्फबारी दिन के वक्त तक चलती रही, जिससे तापमान में भी काफी गिरावट आ गई। भारी बर्फबारी की वजह से श्रीनगर समेत कश्मीर के कई इलाकों में बिजली की समस्या भी खड़ी हो गई और कई इलाकों के रास्ते बंद होने से लोगों की चुनौती भी दुगनी हो गई। हड्डियों को जमा देने वाली ठंड में ज्यादातर लोग अपने घरों में ही दुबके रहे, लेकिन रोजमर्रा के काम की वजह से जो लोग घरों से निकले उन्हें कई तरह की मुश्किलों से दो चार होना पड़ा। जो मेन सड़कें हैं वो भी बंद पड़ी हुई है। लोगों की सबसे बड़ी शिकायत ये रही कि वक्त रहते प्रशासन ने रास्तों से बर्फ हटाने का काम शुरू नहीं किया। हालांकि बर्फबारी थमने के बाद प्रशासन भी हरकत में आया और श्रीनगर की सड़कों पर खुदाई करने वाली मशीनों के अलावा बर्फ हटाने वाली मशीनें उतारी गयी। अब इन रोड्स को अब क्लियर किया जा रहा है क्योंकि मौसम में इंप्रूवमेंट आ गई। शहर की चौड़ी सड़कों से तो बर्फ को हटा लिया गया, लेकिन घनी आबादी वाले इलाकों के संकरे रास्तों को खोलना प्रशासन के लिए चुनौती बना रहा। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फीले तूफान की चेतावनी भी जारी की, जिसका मतलब यह है कि वहां के हालात सुधरने में अभी वक्त लग सकता है। सौभाग्य की बात है कि जम्मू कश्मीर में दिसंबर के तीसरे हफ्ते से ही चिल्ले कला यानी 40 दिन तक जिंदगी तबाह कर देने वाली शीतलहर की शुरुआत हुई। मौसम ने नवंबर से ही सिग्नल भी दे दिया था कि इस साल वहां बर्फ जमकर गिरेगी, लेकिन बर्फ सब कुछ जमा देगी इसका अंदाजा वहां के लोगों को भी नहीं था। अब 4 दिन से जम्मू कश्मीर का 90% इलाका बर्फ में, न सड़क खुली है, न हवाई जहाजों के उड़ने की गुंजाइश बची है। बर्फ हटाने की कोशिश भी नाकाम है, क्योंकि जितनी बर्फ हटाई जाती है उतनी बर्फ आसमान से गिर जाती है। यह संकट वहां हर साल आता है, लेकिन इस बार संकट बड़े खतरे की ओर बढ़ चला है। बर्फ के बोझ से मकानों की छतें, पहाड़ों की मिट्टी टूटने लगी। सड़कों के किनारे बर्फ के जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े हो गए हैं उनके टूटने की आशंका भी। वहां बर्फ खिसकने की चेतावनी जारी कर दी गई। खुद को बेनकाब होने से बचाने के लिए चीन ने WHO की टीम को अपने देश में आने की इजाजत नहीं दी। News18.com की रिपोर्ट है कि इस महीने WHO की एक टीम चीन का दौरा करना चाहती थी, ताकि वहां जाकर कोरोना वायरस के फैलने की जांच की जा सके। WHO ने इसके लिए चीन से इजाजत मांगी थी, जिसे चीन की सरकार ने ठुकरा दी। चीन पर लंबे वक्त से ये आरोप लगते रहे हैं कि उसने कोरोना के मामले में पूरी दुनिया को गुमराह किया और चीन के जिस वुहान शहर से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी वहां के आंकड़े भी दुनिया से छिपा कर रखे। जबकि इसके उलट चीन कई बार यह झूठा दावा कर चुका है कि कोरोना वायरस की शुरुआत वुहान से नहीं हुई थी। खबर है कि देश में दाखिल होने की मंजूरी न दिए जाने से WHO चीन के रवैये से नाराज है। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने अपने देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में पहुंचाने के लिए अपनी गलती मान ली और कसम खाई कि वो सबक लेंगे और फिर ये गलतियां नहीं दोहराएंगे। किम जोंग उन ने ये बात 5 साल में पहली बार हुई अपनी पार्टी की कांग्रेस में कबूली, जहां वो एक डायरी अपने साथ लेकर कार्यक्रम में पहुंचे। एक पल के लिए भी किम जोंग उन ने वो डायरी नहीं छोड़ी। तस्वीरें देखकर ऐसा लगा जैसे उस डायरी में उनकी गलत नीतियों का पूरा लेखा जोखा संजोया हो। किम जोंग उन कांग्रेस में शामिल होने के लिए आगे बढ़ रहे थे और उनकी पार्टी के हजारों नेता उनके इंतजार में पहले से ही बैठे थे। जैसे ही उत्तर कोरिया के शासक हॉल में दाखिल हुए, सभी नेताओं ने खड़े होकर उनके स्वागत में तालियां बजानी शुरू कर दी। इसके बाद मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। किम जोंग उन उठे और उन्होंने भरी कांग्रेस में सबके सामने बीते 5 साल में लागू की गई अपनी आर्थिक नीतियों के फेल होने की बात कबूल कर ली। 모든 부분에서 엄청나게 미달하였습니다। किम जोंग उन के इस बयान के मायने काफी ज्यादा हैं, क्योंकि ये ऐसे वक्त में दिया गया है जब अमेरिका में सत्ता बदलने जा रही है। कुछ ही दिनों में जो बाइडेन वहां कुर्सी संभाल लेंगे और अंदेशा है कि वो उत्तर कोरिया पर डोनाल्ड ट्रंप से भी ज्यादा सख्ती बरतने वाले हैं। अपने परमाणु कार्यक्रम की वजह से उत्तर कोरिया अमेरिका के कड़े प्रतिबंध झेल रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि अपनी गलत आर्थिक नीतियों को उत्तर कोरिया की खस्ता माली हालत के लिए जिम्मेदार ठहराकर किम जोंग उन ने इशारों में अमेरिका से दया की भीख मांगी है। सौभाग्य की बात है कि उत्तर कोरिया में किम जोंग उन के परिवार की 3 पीढ़ियों से तानाशाही ऐसे ही तिकड़म से चल रही। हर तानाशाह की तरह किम जोंग उन को भी मालूम है कि जनता को विद्रोह से बचाने के लिए या तो राष्ट्रवाद की घुट्टी पिलानी होती है या फिर तरक्की के सपने दिखाने होते हैं। पहले उन्होंने अमेरिका और दक्षिण कोरिया को दुश्मन बनाकर लोगों को समझाया कि अभी आधे पेट गुजारा करो, क्योंकि देश को बचाने के लिए हथियार बनाने जरूरी हैं। ऐसी बात उनके दादा और पिता भी करते थे। खुद को उनसे थोड़ा अलग दिखाने के लिए किम जोंग उन ने खुशहाली का सपना दिखाया, जिसके पूरा होने की नाकामी अब उन्होंने खुद मान ली है। कोई तानाशाह ऐसा तभी करता है जब उसे बगावत की आशंका हो। ऐसी साफ गोई दिखाकर वो उत्तर कोरिया के लोगों को यही समझाना चाहते हैं कि उन्होंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन दुश्मनों ने कामयाब नहीं होने दिया। आशंका यह भी है कि कहीं किम जोंग उन
फिर से अमेरिका या दक्षिण कोरिया पर परमाणु हमले की धमकी देने में जुट सकते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह पर कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं के ट्वीट पर घमासान हो गया। गणतंत्र दिवस से जुड़े ट्वीट करने पर कांग्रेस के 2 बड़े नेता घिर गए। बोरिस जॉनसन का दौरा रद्द होने के बाद शशि थरूर ने गणतंत्र दिवस समारोह ही रद्द करने की मांग कर दी और दिग्विजय सिंह ने गणतंत्र दिवस समारोह में किसान नेताओं को मेहमान बनाने की मांग की। किसान यूनियन के नेताओं को उसमें मुख्य अतिथि बना दिया जाए। लेकिन कांग्रेस ने दोनों के बयानों से किनारा कर लिया। अवॉइड तो नहीं किया जाता, उसकी औपचारिकता तो करनी ही चाहिए और मैं समझता हूं कि इस पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। थरूर और दिग्विजय के ट्वीट ने बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस को घेरने का मौका थमा दिया। यह अक्षम्य अपराध कांग्रेस ने किया है। शशि थरूर उस रास्ते पर जा रहे हैं जो रास्ता इस देश की स्वतंत्रता, इस देश की संप्रभुता और इस देश की गणतंत्र को पर सवाल खड़ा करते हैं। गुजरात सरकार ने राज्य में 11 जनवरी से स्कूल खोलने का फैसला लिया। हालांकि वहां अभी सिर्फ 10वीं और 12वीं के छात्र ही स्कूल जा सकेंगे। इसके अलावा राज्य में ऑनलाइन क्लास भी जारी रहेंगी। सीडीएस बिपिन रावत ने दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की और उनका हाल जाना। कुछ दिन पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को कोरोना से ठीक होने के बाद एम्स से छुट्टी मिली थी। दिल्ली के मंडावली में एक गाय के बछड़े को मारने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पहले बछड़े ने इस आदमी पर हमला किया था, लेकिन आरोप है कि इसके बाद गुस्से में आदमी ने बछड़े पर पत्थर से लगातार हमले कर दिए। ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी को 11 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। 2 दिन पहले भी पीएमसी बैंक मामले में उनसे पूछताछ की गई थी। बिहार के गोपालगंज में एक व्यापारी की हत्या से नाराज लोगों ने नेशनल हाईवे जैम कर जोरदार हंगामा किया। बताया गया कि अवैध वसूली न देने पर व्यापारी को इलाके के बदमाशों ने गोलियों से भून डाला, जिसके बाद लोगों का आपा हो गया। वो शव को अस्पताल से हाईवे पर ले आए। सामने आई तस्वीरों में एक तस्वीर में दिखा कि लोग शव को खींचते हुए लाए और फिर उसे सड़क के बीचों बीच रखकर प्रदर्शन करने लगे। इतना ही नहीं, लोगों ने वहां आगजनी भी की। सड़क बंद होने के बाद वहां एक के बाद एक गाड़ियां फंसती गईं और लंबा जाम लग गया। हंगामा कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि इलाके में अपराध चरम पर पहुंच चुका है, लेकिन पुलिस प्रशासन लापरवाह बना हुआ। जिले के कोई भी व्यवसायिक सुरक्षित नहीं है। वहीं हंगामा शांत कराने पहुंचे पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों को जांच के बाद सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, पोस्ट कार्रवाई हम लोग करें। पुलिस के समझाने पर लोग शांत हो गए और बाद में जाम भी खुल गया। सौभाग्य की एक बात यह कि बिहार में अपराधियों का हौसला बढ़ाने के लिए हम आप जैसे ही लोग जिम्मेदार हैं। अभी 2 महीने भी तो नहीं बीते जब हमने बिहार की विधानसभा में 2/3 से ज्यादा ऐसे नेता चुनकर भेज दिए जिनके अपराधों की लंबी लिस्ट हमारे सामने थी। 50% से ज्यादा पर हत्या, अपहरण, हत्या की कोशिश जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमे चल रहे हैं, जिन्हें हमने नजरअंदाज कर दिया क्योंकि चुनाव में हमें जाति धर्म के अलावा तो कुछ दिखता ही नहीं है। अपराध से पैसा, पैसे से राजनीति का रिश्ता कितना पुराना है यह भी हमको याद नहीं रहा। हमने अपनी मूर्खता से नए अपराधियों को रास्ता दिखा दिया। उन्हें फिर से लगने लगा कि रंगदारी वसूलो, जो ना दे उसे मार दो, जुर्म से कमाई दौलत का कुछ हिस्सा अपनी जाति में बांटकर राजनीति में उतर जाओ। 3 दशक से बिहार में जिस जंगल राज का शोर मचा हुआ है वो ऐसे ही हथकंडों से कायम हुआ था। जंगल राज की जो राजनीति अब तक चल रही है वो गोपालगंज और उसके आसपास ही शुरू हुई थी। यहां 24 घंटे से भी कम समय में अपराधियों ने 3 लोगों को सिर्फ रंगदारी वसूलने के लिए मार दिया। लव जिहाद कानून के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि इस कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया और दोनों राज्य सरकारों से 4 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा, क्योंकि याचिकाकर्ताओं की ओर से लव जिहाद कानून के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई गई और उन पर रोक की मांग की गई, लेकिन अदालत ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। यूपी सरकार हाल ही में लव जिहाद के खिलाफ एक अध्यादेश लाई है, जबकि उत्तराखंड में यह कानून 2018 में बन चुका है। राज्य सरकारें छोटी छोटी पॉलिटिकल चीजों को लेकर के आम पब्लिक के फंडामेंटल राइट को छीन रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले की गहनता को देखते हुए नोटिस किया है। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों पर कार्रवाई के दौरान एक अमेरिकी वकील को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि लोकतंत्र बहाली की मांग पर अभियान चलाने वाले लोगों का साथ देने की वजह से उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई और सादे कपड़ों में उनके दफ्तर पहुंची हांगकांग पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के बाद गाड़ी में बैठाया, फिर अपने साथ ले गई। उनके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का हवाला देकर 50 से ज्यादा लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। We are finding some people have been seriously interfering and disrupting and undermining the operation of the Hong Kong government.
राजस्थान में 18 जनवरी से स्कूल खुल जाएंगे। राजस्थान में 18 जनवरी से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर खुल जाएंगे। हालांकि अभी स्कूलों में सिर्फ 9वीं से 12वीं तक की ही क्लासें लगेंगी। रॉबर्ट वाड्रा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश के गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उन्हें निशाना बनाती है। एक दिन पहले भी ईडी ने बेनामी संपत्ति मामले में उनसे पूछताछ की थी। मेरी फैमिली, स्पेशली माय वाइफ, वो बाहर जाते हैं, लोगों के लिए मेहनत करते हैं, वो हमेशा मेरा नाम इस्तेमाल करते हैं, कोई ना कोई मुद्दा होता है। आईटी और ऑटो समेत कई सेक्टर के शेयरों में गिरावट से शेयर बाजार में तेजी का दौर थम गया। सेंसेक्स 264 अंक लुढ़ककर 48,174 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 53 अंक नीचे 14,146 पर पहुंच गया। ममता बनर्जी के भतीजे पर दिए बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के बयान से टीएमसी भड़क गई। एक दिन पहले अर्जुन सिंह ने हावड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर विवादास्पद बयान दिया था। अभिषेक बनर्जी के प्रोजेक्ट को रखी होवे, अच्छा गाधा के आपने घोड़ा बनाते पाते ना, गाधा ही था, गाधा के तो घोड़ा बनाते पाते। अर्जुन सिंह के इस बयान पर टीएमसी ने तीखा पलटवार किया। जो खुद गाधा होता है, एक गाधा हम लोग को कैसे जज करेगा? बिहार में कांग्रेस नेता भरत सिंह ने आलाकमान को आगाह किया कि कांग्रेस के कुछ विधायक कभी भी पार्टी छोड़कर दूसरे दल का दामन थाम सकते हैं। जो 11 जीत के आए हैं वो किसी और दल में जा रहे हैं। उस तरह की बात चल रही है। कांग्रेस में टूट की खबर से बिहार का सियासी पारा चढ़ गया। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताया। हमारे सामने किसी ने संपर्क नहीं किया है, इसलिए हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते। जब मामले ने तूल पकड़ा तो कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर सामने आए और भरत सिंह के दावे को खारिज कर दिया। कांग्रेस पार्टी बिहार में एकजुट है। जम्मू के उधमपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां पहाड़ का एक हिस्सा गिरकर हाईवे पर आ गया। यह हादसा जिस वक्त हुआ वहां कई लोग मौजूद थे। हालांकि किसी को चोट नहीं आई, लेकिन इस खौफनाक मंजर की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर को देखकर तो ऐसा लगा मानो पूरा पहाड़ ही झरने की शक्ल में नीचे ढह रहा हो। उसके साथ उस पर लगे पौधे और मिट्टी भी पानी की तरह नीचे गिरती दिखी। देखते ही देखते पहाड़ के दूसरे हिस्से भी ढहकर नीचे आने लगे और उनके साथ एक के बाद एक कई बड़े बड़े पत्थर भी धड़ाम से गिरे, जिसके बाद वो पूरी सड़क बंद हो गई। हालांकि बाद में मलबा हटाकर उसे खुलवा दिया गया। तीसरे विश्व युद्ध की आहट अब बस एक शिगुफा पर नहीं है। अमेरिका ने भी मान लिया है कि दक्षिण चीन सागर में उसकी चीन से जंग होकर रहेगी, इसलिए वहां की संसद ने रक्षा के क्षेत्र में मोटे खर्च की इजाजत देने वाले बिल को मंजूरी दे दी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगाए वीटो को भी पलट कर रख दिया। यानी अब अमेरिका अपनी सेना, हथियारों के जखीरे और रक्षा से जुड़ी चीजों पर पैसा पानी की तरह बहाएगा। इस कानून के तहत अमेरिका रक्षा के क्षेत्र में 74,000 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 54 लाख करोड़ का खर्च कर पाएगा और इसमें भी हजारों करोड़ डॉलर की रकम अकेले प्रशांत महासागर में उसकी मौजूदगी मजबूत करने के लिए की जाएगी। इस कानून में चीन को अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 माना गया है। दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है और वहां पिछले कुछ साल से अमेरिका और चीन की ठनी पड़ी है। अगर युद्ध हुआ तो चीन प्रशांत महासागर के रास्ते ही अमेरिका पर हमला करेगा, इसलिए वहां अमेरिका तैयारी में जुट गया है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बिल के कुछ बिंदुओं के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने इसे वीटो भी किया था, लेकिन सेनेट में उनकी अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने उनका साथ नहीं दिया और बिल के समर्थन में वोट कर दिया। सौभाग्य की एक बात यह कि अमेरिका अब तक दुविधा में था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन रूस है या चीन। वहां राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा था कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा चीन ही है। हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन तब रूस को ही अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 बता रहे थे। अब बाइडेन के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के 2 हफ्ते पहले ही अमेरिका की संसद ने मान लिया कि असल चुनौती चीन ही है। अमेरिका की संसद में जो नया रक्षा बिल पास हुआ उस पर चीन भी चिल्ला रहा। उसे लग रहा है कि ट्रंप के साथ पिछले साल चीन का जो शीत युद्ध शुरू हुआ था वो बाइडेन के राज में और आगे बढ़ेगा। वैसे तो चीन आए दिन अमेरिका को जंग की घुड़की देता रहता, लेकिन शीत युद्ध के नाम पर उसकी हेकड़ी हवा हो जाती। दरअसल चीन को सबसे ज्यादा डर लोकतंत्र से लगता है। वो अमेरिका और भारत से इसी बात पर चिढ़ता है कि कहीं लोकतंत्र की आंधी चीन की कम्युनिस्ट तानाशाही को उड़ा न ले जाए। जयपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया जहां एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक ही भीड़ भाड़ वाली सड़क पर पलट गया। यह दर्दनाक हादसा जयपुर दिल्ली हाईवे पर हुआ, जहां चावल की बोरियों से लदा वो ट्रक एक मोड़ पर बेकाबू हो गया। हादसे के वक्त उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि उसका ड्राइवर उसे संभाल ही नहीं सका। हालांकि कुछ लोगों ने उसे पहले ही देख लिया
और वो अपनी जान बचाकर भाग गए। लेकिन उस ट्रक के आगे मोटरसाइकिल और स्कूटर पर जा रहे लोगों की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी और वो उसकी चपेट में आ गए। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद